की शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी 0.25% ऊपर, बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत। आज शाम आएंगे जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े। जुलाई सितंबर तिमाही में 7% से बढ़कर 7.3% रहने की उम्मीद। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कल, जानकारों को रेपो रेट 0.7% पर कायम रहने की उम्मीद। महंगाई में कमी पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पेरिस। 12 दिन का यूएन क्लाइमेट चेंज समिट आज होगा शुरू। और देश के सबसे बड़े एडवाइजरी गेम शो इंडियन एडवाइजरी लीग की शुरुआत। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। एक स्टॉक जिसमें आज हम देख रहे हैं जोरदार तेजी, वो है आईडीबीआई बैंक का। शेयर 1 साल के अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। असल में सरकार इस बैंक का कायाकल्प करनी चाहती है और इसके लिए वो बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने की तैयारी कर रही है। पिछले हफ्ते ही हमसे खास बातचीत में वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इसकी जानकारी दी थी। I think if you look at out-of-the-box revenue-generating ideas, certainly disinvestment has an important role to play there. We have a whole host of public enterprises. Obviously, some of them been hit hard by what we're seeing as far as commodities are concerned, metals are concerned. So we'll obviously go slow there till we get a good valuation that all of us as citizens will be happy about. But there are many other sectors that we could consider. Certainly, IDBI is an opportunity for us to do a transformation just like we've done with Axis Bank. आईडीबीआई बैंक में विनिवेश योजना की डिटेल्स के साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी नियति। ये जो स्ट्रैटेजिक सेल्स होगा, किस तरह का प्लान दिख रहा है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, जैसे कि अभी आपने सुना वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा को जो कह रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आईडीबीआई बैंक का एक कायाकल्प होता नजर आएगा और विनिवेश के जरिए अब ये हिस्सेदारी बेची जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि सरकार आईडीबीआई बैंक में अब हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है और स्ट्रैटेजिक करार के तहत या स्ट्रैटेजिक हिस्सा बेचकर सरकार इससे पैसा या पूंजी जुटाना चाहती है। और इसी के लिए आईएफसी यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प, जो कि मैं आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी है और प्राइवेट सेक्टर में खास तौर पर निवेश करती है, आईएफसी से यहां पर सरकार की बातचीत जारी है और आईएफसी आईडीबीआई बैंक में 15% हिस्सेदारी खरीद सकती है। 2 विकल्प हो सकते हैं जिस तरह से ये पूरा ही मामला सुलटाया जाएगा। या तो एक नया इशू लाया जाएगा जिससे बैंक में और कैपिटल इन्फ्यूजन होगा या फिर और पूंजी आएगी, या फिर सरकार अपनी हिस्सेदारी स्ट्रैटेजिकली यहां पे बेचेगी, या फिर दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सरकार का आपको बता दूं आईडीबीआई बैंक में 76.5% हिस्सेदारी है जिसको घटा के वो 49% करना चाहते हैं। पीएमओ इस पे अब खास नजर बनाए हुए हैं और वित्त मंत्रालय के उन्होंने जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को खत्म करने को कहा है, पूरी करने को कहा है। दिसंबर तक आपको बता दूं कि आईडीबीआई बैंक में यह हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। यही रीजन है कि आज शेयर इस खबर के बाद 52 हफ्ते की ऊंचाई पर भी पहुंच गया है। शुक्रिया नियति इस अपडेट के लिए। तो आईडीबीआई बैंक से सरकार एक रास्ता निकाल रही है, एक स्ट्रैटेजिक रास्ता अपने स्टेक को कम करने के लिए। तो इस बैंक पर नजर डालिए, आज ऊंचाई पर है और बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है आज चार्ट्स पर। और अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी पर सस्पेंस कायम है। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डेलॉयट इंडिया के सीनियर डायरेक्टर एमएस मणि। मणि, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है आपको, ऑपोजिशन की जो नाना चली आ रही है उसको इस बार के शीतकालीन सत्र में हाँ में बदला जा पाएगा या नहीं? ये तो कहना मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से इस बार का जो मौका है जीएसटी को इंडियन इकोनॉमी लेके आने का, सबसे करीब हम आ गए हैं जीएसटी के। तो इतना करीब आने के बाद में अगर किसी कारणवश अगर जीएसटी की लेजिस्लेशन पास नहीं होती है राज्यसभा से, इट विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सो मेरे हिसाब से जितना प्रोग्रेस हुआ है जीएसटी का अभी तक और खास करके पिछले 6 महीने में, इतनी प्रोग्रेस हमने पिछले कुछ सालों में नहीं देखी है। और गवर्नमेंट बहुत स्पीड से काम कर रही है जीएसटी के सारे लेजिस्लेशन के ऊपर। सो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि ये बेस्ट मौका है जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का और इस मौका को गंवाना नहीं चाहिए। और मणि, अगर हम ये मौका गंवाते हैं, अप्रैल 2016 की एक डेडलाइन है जो सेट की गई है, तो किस तरह के आप नुकसान देखते हैं इकोनॉमी को?
देखिए, जहां तक टाइमिंग का सवाल है, वो अप्रैल 2016 हो या उसके कुछ दिन बाद हो, मेरे हिसाब से टाइमिंग जो है वो इतनी सही होनी चाहिए जिससे ट्रेड एंड इंडस्ट्री को प्रिपरेशन करने की तैयारी करने का मौका मिले। क्योंकि जीएसटी जो है ये मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म है इनडायरेक्ट टैक्सेस के एरिया में। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के दायरे में इतनी महत्वपूर्ण रिफॉर्म अभी तक देखी नहीं गई है। कॉन्सिक्वेंटली ट्रेड ऑन इंडस्ट्री को काफी वक्त लगेगा इसकी तैयारी करने के लिए। सो अगर ड्राफ्ट लेजिस्लेशन दिसंबर में मिल जाती है ट्रेड एंड इंडस्ट्री को, 6 महीने से 9 महीने की तो मिनिमम टाइम देनी पड़ेगी उनको कि वो तैयार हो जाएं। तो इसीलिए मैं ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहता हूं कि अप्रैल 16 ही डेट होनी चाहिए। और चूंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, अगर हम अप्रैल 16 को इसको लागू नहीं कर सकते हैं तो अक्टूबर 16 या जुलाई 16 को भी लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक जाने की जरूरत नहीं है। जी, तो मानिए आप क्लियरली आप यही संकेत दे रहे हैं कि भले ही डेडलाइन अगर मिस भी हो, लेकिन जिस तरह की तैयारी इंडस्ट्री को करनी होगी अपने आप को जीएसटी के इस पूरे फ्रेमवर्क में शामिल करने के लिए, आपको क्या लग रहा है इंडस्ट्री कितनी तैयार है और कितनी जरूरत है इस यूनिफाइड टैक्स की इस इंडस्ट्री को? जहां तक इंडस्ट्री की तैयारी का सवाल है, इंडस्ट्री तैयारी तभी कर सकती है जब उनके पास कंप्लीट क्लैरिटी हो कि जो रिफॉर्म आने वाली है उस रिफॉर्म के तहत उनको क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। अब जब तक जीएसटी की ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाती है, इंडस्ट्री को तैयारी करने में भी तकलीफ होगी। तो हालांकि कुछ कंपनियों ने, कुछ बड़ी कंपनियों ने ऑलरेडी शुरू कर दी है उनकी तैयारी, उसके बावजूद अगर हर कंपनी को अगर तैयारी करनी है, उनको ड्राफ्ट लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ेगी। सरकार का ये कहना है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ड्राफ्ट लेजिस्लेशन अवेलेबल हो जाएंगी पब्लिक डोमेन में, उसके बाद ही इंडस्ट्री की सही मायने में तैयारी शुरू हो सकेगी। जहां तक बेनिफिट का सवाल है, जीएसटी ऐसी एक लेजिस्लेशन है जो सारी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करेगी। खास करके जो कंपनियां गुड्स बनाती हैं या सामान बनाती हैं उनके लिए बेनिफिट ज्यादा रहेगा, और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए शायद बेनिफिट थोड़ा सा कम रहेगा, पर बेनिफिट हर किस्म की कंपनी को ये करेगा। ओके, और अब मेरे साथ जुड़ गए हैं इंडस्ट्री से जुड़े एक शख्स, अब्दुल ऑटो के वीपी फाइनेंस जितेंद्र अड़िया। मिस्टर अड़िया, स्वागत है आपका सौदा आपका में। जीएसटी का इंतजार आपकी इंडस्ट्री को कितनी बेसब्री से है और क्या लग रहा है जो चाय पर चर्चा चल रही है प्रधानमंत्री और विपक्ष के बीच में बात बनती हुई नजर आ रही है? मिस्टर अड़िया। हाँ, जहां तक आपने बोला तो एक्साइटमेंट तो जरूर है कि खास करके ऑटो इंडस्ट्री में जीएसटी से जो रिफॉर्म आने वाले हैं उससे लगता है कि जो बिजनेस प्रोसेस है उसमें काफी स्मूथनेस आ जाएगी, टैक्स रेट्स काफी यूनिफॉर्म हो जाएंगे और ओवरऑल लुक्स लाइक कि सब जगह पर बेनिफिट बनता हुआ दिख रहा है। मोर देन द टैक्स रेट्स और मॉनेटरी गेन, अगर बिजनेस प्रोसेस भी अगर पहले फेज में अगर स्मूथनेस आ जाती है, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द इंडस्ट्री एज अ होल। मिस्टर अड़िया, आपको क्या लगता है ये जीएसटी लाने से किस तरह के बदलाव हैं जो आपकी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद होंगे? अगर आप मुझे कुछ एक दो पॉइंट में बता सके कि अभी किस तरह की परेशानी आती है और जीएसटी अगर लागू होता है तो वो दूर हो जाएगी। जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर सेल साइड अगर देखा जाए तो ऐसा है कि हर एक स्टेट में वेट रेट्स आर नॉट यूनिफॉर्म। सो जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर करने में सबसे बड़े परेशानी एक ये होती है, क्योंकि हर एक स्टेट को देख के फिर वहां का प्राइसिंग फिक्स किया जाता है। दैट इज नंबर वन। दूसरा अगर देखा जाए तो जो फॉर्म फॉर्मेट्स है जिसको लेके ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉजिस्टिक्स है, that is to some extent always remain in a confused mode, and unproductive जो time wastages है वो ज्यादा होता है। मिस्टर मनी, आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस ने जब बातचीत की है, चाय पर मुलाकात की है प्रधानमंत्री से, उन्होंने 3 कंडीशन दी है। एक कैप की बात कर रहे हैं, 18% के कैप की बात कर रहे हैं, एक 1% के एडिशनल टैक्स जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक 18% रेट का सवाल है,
मैं ये समझता हूं कि रेट 18 और 20 के बीच में होना चाहिए। तो जहां तक रेट का सवाल है, उसकी जो डिसीजन है वो डिपेंड करेगी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के ऊपर। और रेवेन्यू न्यूट्रल रेट बहुत टेक्निकल टर्म है, बट सिंपल टर्म्स में अगर हमें समझना है, वो ऐसी रेट है जिसमें सरकार की आज की तारीख में जो टैक्स की रेवेन्यूज हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो सारे रेवेन्यूज कायम रहेंगे जीएसटी सिस्टम के तहत भी। तो वो ऐसा रेट है जिसमें गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा, न ही बहुत बड़ा मुनाफा होगा। सो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो है उसके ऊपर एक कमेटी काम कर रही है। वो कमेटी है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तहत, और ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स। अब 18 to 20% का जो रेट है, ये रेट का जो डिमांड है मेरे हिसाब से सही है, ये सही रेट रहेगा। बट अगर ये रेट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में इंक्लूड करना है तो मेरे हिसाब से उसमें बहुत सी तकलीफें आ सकती हैं बाद में, क्योंकि कभी भी अगर सरकार को ये रेट को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़े तो उनको पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा के तहत कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना पड़ेगा जब उनको रेट बढ़ानी है। और आज की तारीख में जितनी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, किसी भी टैक्स की जो रेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है, वो उस साल की फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल के तहत है, जिसमें गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि उनको रेट बढ़ाना है या रेट घटाना है। जहां तक 1% एडिशनल टैक्स का सवाल है, ये जो प्रपोजल है ये नई प्रपोजल है, और अगर ये प्रपोजल इनकॉर्पोरेट हो गई तो जो मौजूदा हालात रहेंगे जीएसटी के बाद में भी, वो भी सेंट्रल सेल्स टैक्स की जो मौजूदा हालात थी, जहां पर हर स्टेट पे चेक पोस्ट थी, हर स्टेट में वे बिल और एंट्री परमिट थी, वो मौजूदा हालात कायम रहेंगे। और जीएसटी का जो सुझाव था उसकी प्राइमरी पर्पस ये थी कि गुड्स की जो मूवमेंट है विद इन द कंट्री वो फ्री तरीके से हो जाए और कोई चेक पोस्ट, कोई बाउंड्री, कोई बॉर्डर नहीं रहे। तो अगर 1% टैक्स लागू हो जाती है, इन एडिशन टू द फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर काफी इंपेडिमेंट्स लेके आ सकती हैं। इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद। डिलॉयट इंडिया के सीनियर डायरेक्टर एमएस मनी और अतुल ऑटो के वीपी फाइनेंस जितेंद्र अड़िया मेरे साथ थे। जीएसटी पर जिस तरह से बात आगे बढ़ रही है, इस पर अपने विचार रखते हुए और किस तरह से इस की जरूरत है, इस बड़े टैक्स रिफॉर्म की जरूरत है, इस पर हम बात कर रहे थे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम सीधा रुख करेंगे शेयरों से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे दोनों मार्केट एक्सपर्ट बने हुए हैं। वेलकम बैक। स्वागत है आपका। मैं सीधा रुख करते हैं आपके सवालों का। रवि कुमार हावड़ा से जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्ते रवि जी, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्ते जी, मेरा सवाल आयशर मोटर के लिए है। 2 शेयर है मेरे पास 18,500 के हिसाब से। ये आयशर जो है 21,500 जाके फिर वापस रिवर्स पैटर्न चल रहा है, तो क्या इसमें से निकलना उचित होगा? और 20 शेयर मेरे पास है एसएमएल इशू के 1200 के हिसाब से। इसका भी मैंने देखा 1600, 1650 जाके ये वापस फिर नीचे गिर जाता, तो इससे भी क्या बने रहे या निकल जाए? गिरने के बावजूद आपको इसमें अभी भी मुनाफा 96 रुपए का जरूर हो रहा है इसमें एसएमएल में, लेकिन हाँ आयशर में नुकसान पर बैठे हुए हैं रवि यहाँ पर। राकेश है, आयशर मोटर क्या करने की सलाह देंगे? अभी दबाव दिख रहा है क्या चार्ट्स पर भी, और एसएमएल में भी क्या होगी सलाह? प्रियंका, जैसे इन्होंने मेंशन करा स्टॉक करेक्शन दौर से गुजर रहा है, वाकई स्टॉक करेक्शन से गुजर रहा है, बट स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। निचले स्तरों पर देखें तो 14,100 से लेकर 14,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है गिरावट में स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर गिरावट में स्टॉक फर्दर गिरावट लेता है और किसी कारण से स्टॉक गिरावट के अंदर 14,500 के अराउंड आता है, तो मुझे लगता है वो एक बेहतरीन स्तर है निवेश करने के लिए। लंबी अवधि का नजरिया बनाए, पोजीशन को होल्ड करें और गिरावट पे एवरेजिंग करनी चाहिए। और जो दूसरा इनका स्टॉक है एसएमएल इशूजू, काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक का निचले स्तरों पे देखें तो 1150 के अराउंड एक अच्छा बेस है। अगर ये स्टॉक में 6 से 8 महीने का नजरिया बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 1600 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर कोई व्यूअर इन स्तरों पर एसएमएल इशूजू में निवेश करना चाहता है तो ये अच्छे स्तर है बाइंग पोजीशन लेने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सर आपका। मेरे साथ जुड़े अनिल जन्वेजा दिल्ली से। नमस्ते अनिल, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? जी नमस्कार मैम, मेरे पास अदानी पोर्ट्स है, 130 क्वांटिटी है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 323। तो मुझे ये पूछना था कि होल्ड तो मुझे करना है लॉन्ग टर्म के लिए, कैन आई एवरेज ऑल्सो एट दिस प्राइस? ओके, करंटली 266 पर है और आपको लग रहा है कि क्या ये एवरेज करने का सही पॉइंट हो सकता है? राकेश सर, अदानी पोर्ट्स में क्या एवरेज करना चाहिए यहाँ अनिल जी को? 266 पर है अभी अदानी पोर्ट्स। बिल्कुल प्रियंका, डेफिनेटली एवरेज करना चाहिए। एक बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, ऊपरी स्तरों से एक अच्छी करेक्शन देखिए और काफी ऊपर की खरीद है। नीचे में देखें तो 250 से लेकर 260 का जो जोन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और मेरे को ऐसा लगता है कि गिरावट में 260 के आसपास के अगर स्तर मिलते हैं तो वो बेहतरीन स्तर है और जिस तरीके से इनका लंबी अवधि का नजरिया है 260 के अराउंड एवरेजिंग करना चाहिए। ओके, सो अनिल जी, आपका जो ये फैसला है कि इसमें क्या एवरेजिंग करना चाहिए, इस पॉइंट पर राकेश जी कह रहे हैं बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट आप 260 के लेवल्स का इंतजार कीजिए और अदानी पोर्ट में एवरेज कीजिए, लंबी अवधि के लिए सही चॉइस है। ब्रेक का वक्त हो गया, अभी हाजिर हो रहे हैं कुछ और दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे आगे। हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट बने हुए हैं। बाजार ने गवाई शुरुआती तेजी, उतार चढ़ाव के साथ कारोबार, हालांकि बैंकिंग शेयरों में तेजी। आईडीबीआई बैंक में तूफानी तेजी, सरकार अपनी 15% हिस्सेदारी आईएफसी को बेचेगी, शेयर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर। आज शाम आएंगे जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े। जुलाई सितंबर तिमाही में 7% से बढ़कर 7.3% रहने की उम्मीद। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कल, जानकारों को रेपो रेट 7% पर कायम रहने की उम्मीद, महंगाई में कमी पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे पेरिस, 12 दिन का यूएन क्लाइमेट चेंज समिट आज होगा शुरू। और देश के सबसे बड़े एडवाइजरी गेम शो इंडियन एडवाइजरी लीग की शुरुआत, एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। और सौदा आपका में अब सीधा रुख करते हैं आपके सवालों का। संजय पट्टीदार जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। नमस्ते संजय, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सलाह चाहते हैं आप? अशोक लीलैंड है मैडम मेरे पास, 8 के रेट से। कितने शेयर और गैनेट इंडिया 152। हाँ मैम, कितने हैं अशोक लेलैंड के? 200 शेयर है। 200 शेयर 85 रुपए पे खरीदा है आपने, 14 रुपए का मुनाफा हो रहा है। वाव। और ग्रैनुल्स आपके पास है 500 शेयर ना? हाँ मैम। ग्रैनुल्स के 500 शेयर, खरीद का भाव क्या है संजय? 152। 152। इसमें भी आपको मुनाफा हो रहा है, तो क्या आपने लंबी अवधि के लिए लिया था? हाँ, बस यही एक्सपर्ट से पूछने के लिए कि आगे रखना है क्या इसको। अभी 6 मंथ का नजरिया है ऐसा मेरा तो। हाँ, पर क्योंकि मुनाफा हो रहा है तो क्या इसे और लंबी अवधि के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए? गौरांग, अशोक लेलैंड, ग्रैनुल्स इंडिया, दोनों में मुनाफे पर यहाँ संजय बैठे हुए हैं, क्या बने रहना चाहिए? पूछ रहे हैं क्या लंबी अवधि के लायक लगते हैं आपको ये दोनों? प्रियंका, डिस्क्लोजर अशोक लेलैंड पर हम देना चाहेंगे कि हमारी कवरेज थी और 96 का लक्ष्य हमने रखा था 96 का, और वो बखूबी हाल फिलहाल जब हम बात करें तो वो मुकम्मल हो चुका, करीबन 99 के आसपास। और ये स्टॉक मेरे ख्याल से अपने आप को रीरेट कर रहा है। जिस तरीके से दिक्कतें थी बैलेंस शीट पर डेट को लेकर के, कामकाज को लेकर के, बिक्री को लेकर के, आमदनी को लेकर के, सभी मापदंड में आप देखना जाए तो पिछले 2 या 3 तिमाही से या फिर 1 साल से अगर आप कहें तो एक रुझान बेहतर के लिए होता। लेकिन बुनियादी तौर पर आकलन करते हुए मेरा ये फर्ज बनता है इनको, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था वो हासिल हो चुका है। ये चाहे तो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर अनफॉर्चुनेटली हमारी कवरेज नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। चलिए, तो राकेश जी आपके सामने ग्रैन्यूल्स इंडिया का चार्ट है, तो बताइए कैसा दिख रहा है? मुनाफे पर बैठे हुए हैं संजय, क्या मुनाफा बुक करने का सही समय है या और रुक सकते हैं? क्योंकि खुद ही इंटरेस्टेड लग रहे थे कि अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्या और रुकूं, मुनाफा बढ़ जाएगा?
प्रियंका, जैसे इन्होंने बताया कि 6 महीने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ग्रेन्यूल का चार्ट देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 200 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 6 से 8 महीने का अगर ये समय देते हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली 200 प्लस के लक्ष्य इसमें अचीव हो सकते हैं। इन लक्ष्यों के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। होल्ड की सलाह ग्रेन्यूल्स इंडिया में आपके लिए। बढ़ते हैं आगे। निशांत तिवारी जुड़ रहे हैं उदयपुर से। नमस्ते निशांत, बताइए कौन से शेयर हैं आपके पास? नमस्कार मैम। हेलो, स्वागत है, पूछिए। मैम मेरे पास में गति के 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 170। और मैम दूसरा स्टॉक मेरे पास में यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड है 422.50 पे 100 शेयर। ओके, 100 शेयर है। किस भाव पर लिया था यूपीएल आपने? मैम 422.50। ओके, और नजरिया क्या था आपका? मैम यूपीएल तो इंट्राडे के हिसाब से लिया है, गति भी इंट्राडे के हिसाब से लिया है मैम। ओके, सो इंट्राडे के लिहाज से गति और यूपीएल में सलाह आप चाहते हैं। वैसे हमने देखा था कि जब से जीएसटी की खबर आ रही है तब से गति जो है, जो लॉजिस्टिक्स से जुड़े स्टॉक्स हैं, उनमें हमने अच्छा एक रन अप देखा है। राकेश जी, गति हमने देखा पिछले हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और साथ ही इनके पास है यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस। इन दोनों पर क्या सलाह देंगे सर? कैसे दिख रहे हैं इसके चार्ट आपको? देखिए प्रियंका, अगर आप यूपीएल की बात करें तो इसने जो कंपनी एक्वायर करी है उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर है, और स्टॉक ने एक मेजर क्रैक दिखाया है 431 के नीचे। टेक्निकली देखें तो मुझे नहीं लगता है कि यूपीएल में इन स्तरों पे इंट्राडे के नजरिए से कोई पोजीशन लेनी चाहिए। मेरी राय में इस पोजीशन से इनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा, जो गति की बात कर रहे हैं, इंट्राडे के नजरिए से इन्होंने पोजीशन को लिया है। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट जरूर दिखाया है 170 के ऊपर। मौजूदा स्तर 174 के अराउंड है। स्टॉक 190 तक रैली ले सकता है, बट ये कहना बड़ा मुश्किल है कि रैली आज ही आएगी। अगर हम टेक्निकली देखें तो 162 का स्टॉप लॉस बैठता है, 190 का लक्ष्य बैठता है। इनसे मैं गुजारिश करूंगा, खरीद थोड़ी महंगी है बट ट्रेंड के अनुसार इन्होंने पोजीशन को लिया हुआ है। थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बना के गति की पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। और 162 का एक स्टॉप लॉस भी गति भी आप जरूर ध्यान रखें। निशांत, शैलेंद्र झा से बात करते हैं, दरभंगा से जुड़ने हैं। नमस्ते शैलेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? जी नमस्ते मैडम, हमारे पास सुजलॉन है 1000 और एसबीआई है। वो हमने अवान ऑफशोर आप ही के शो में पता किया था, तो हमने बताया था कि अवान ऑफशोर से निकल करके एसबीआई में करने के लिए। तो एसबीआई में और भी अभी लेना चाहता हूँ 1000। मैं ये चाह रहा हूँ कि सर कौन से स्तर पर लेना सही होगा, और इसे कितना दिन तक होल्ड करूँ, या फिर इसे निकल जाऊंगा एसबीआई में और सुजलॉन में, दोनों में। और दोनों को ही आप इन स्तरों पर ऐड भी करना चाहते हैं और एक टाइम फ्रेम भी चाहते हैं। राकेश सर, एसबीआई और सुजलॉन में आप एक इनको टारगेट दे सकते हैं, और क्या अभी फिलहाल इन लेवल्स पर जहां पर एसबीआई और सुजलॉन है, सुजलॉन करीब 21 रुपए 80 पैसे का भाव है, एसबीआई में 251 रुपए का भाव है, क्या ऐड करना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल प्रियंका, ऐड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी भी एक पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है, और एंटायर पीएसयू बैंकिंग में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक में इनको राय दूंगा 240 स्टॉक का ऐसा लगता है कि एक बेस बना हुआ है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 240 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को बाय किया जा सकता है, और ऊपर में 257, 258 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो ऊपर में शॉर्ट टर्म में 268, 270 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सुजलॉन का चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है, नीचे में 19-20 रुपए के अराउंड एक अच्छा बेस है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से ये स्टॉक नहीं लेना चाहिए। अगर कम से कम 6-8 महीने का नजरिया है तो इन स्तरों पे स्टॉक को बाय किया जा सकता है। टेक्निकली ऐसा लगता है कि स्टॉक नीचे में 19 रुपीज के लेवल नहीं तोड़ेगा। ओके, सो टेक्निकल चार्ट पर एसबीआई और सुजलॉन दोनों ही पसंद आ रहा है राकेश जी को। इन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस भी दिए, इनका ध्यान रखें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट से। देख रहे हैं आप, स्वागत है आपका। मेरे साथ विवेक जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से अपने सवाल के साथ। नमस्ते विवेक जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम शेयर खरीदना चाहता हूँ। टैक्स मैको इंफ्रा, जैसे रेलवे बजट आने वाला है उससे पहले शेयर चढ़ जाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ये मतलब रेलवे शेयर में इंफ्रा का लेके 60 रुपए के टारगेट के हिसाब से लिया जा सकता है क्या टारगेट आप देख रहे हैं? टैक्स मैको इंफ्रा में 60 रुपए का टारगेट लेके चला जाए रेलवे बजट। ओके,
बिल्कुल। अब रेलवे बजट बस बहुत ही दूर की सोच रखते हैं आप विवेक जी, आने ही वाला है। उसके पहले क्या टेक्समैको इंफ्रा इन्हें खरीदना चाहिए? राकेश सर, आपको कैसा दिखता है टेक्समैको इंफ्रा? टारगेट्स सुझा सकते हैं क्या? रेल बजट आने वाला है बस कुछ ही महीनों में और उसके पहले की तैयारी विवेक जी कर रहे हैं। देखिए प्रियंका, टेक्समैको इंफ्रा ने एक ब्रेकआउट जरूर दिखाया है 37 रुपए के ऊपर, बट जो इनके लक्ष्य हैं काफी एग्रेसिव लक्ष्य हैं और चार्ट्स पे देखें तो 50 के अराउंड स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। टेक्निकली हमने रेलवे स्टॉक्स में सिर्फ टीटागढ़ वैगन को अपने क्लाइंट्स को बाइंग के लिए रिकमेंड करा है और टीटागढ़ वैगन में 120 रुपए के अराउंड एक अच्छा बेस बना हुआ है और 170 के लेवल्स मुझे डेफिनेटली लगता है टीटागढ़ वैगन में देखने को मिल सकते हैं। अगर रेल बजट का ही इनका व्यू है तो मैं इन्हें राय दूंगा टेक्समैको वैगन को खरीदें, 120 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाएं, 170 के लक्ष्य के लिए उसको बाय करें। बट अगर फिर भी किसी कारण से ये टेक्समैको इंफ्रा को खरीदना चाहते हैं तो उसमें मैं इनको एक स्टॉप लॉस सुझा सकता हूं, 33 रुपीज का एक स्टॉप लॉस सुझा सकता हूं और ऊपर में अगर 47-48 के लेवल्स मिलते हैं तो उन स्तरों पर डेफिनेटली निकलने की सोचें। लेकिन जो आप 60 का स्तर बोल रहे थे वो मिलना मुश्किल है आपके लिए और साथ ही टेक्समैको के साथ साथ टीटागढ़ वैगन को भी जरूर देखें। संजीव कुमार से बात करते हैं, बेलगाम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते संजीव, बताइए किस शेयर के बारे में आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम जी, मैं कैमलिन फाइन के बारे में जानना चाहता हूँ, ये किस सेक्टर में काम करती है और कैसी कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं? ओके, तो आपने खुद का कुछ होमवर्क किया है क्या इस पर संजीव? नहीं मैडम, होमवर्क तो नहीं किया हूँ, ऐसे सुनते रहता हूँ, लोग रिकमेंड करते हैं, ऐसे सीधी आवाज में ही लोग रिकमेंड करते हैं। और अच्छा। और सर मैडम ने ये पूछना था कि कोई छोटी फार्मा कंपनी जो आगे चलकर मल्टी वैगन बन सकती है, मैं राकेश जी से फैन हूँ, अक्सर उनसे सुनते रहता हूँ CNBC आवाज पर। किनके फैन हैं आप? ये राकेश बंसल जी, राकेश जी जो है बात कर रहे हैं ना अभी। अच्छा, राकेश जी के फैन हमें फोन कर रहे हैं। चलिए, आपका सवाल राकेश जी के साथ नहीं रखते हैं, लेकिन जो ये कैमलिन फाइन साइंसेस के बारे में पूछ रहे थे, मुझे लगता है एक बार गौरांग से मैं व्यू लेना चाहूंगी। सर, जानते हैं आप इस कंपनी के बारे में, सलाह दे सकते हैं संजीव को यहाँ पर? वेल, खरीदने या बेचने की या होल्ड करने की तो सलाह नहीं दे सकता प्रियंका, क्योंकि हमारी कवरेज नहीं। लेकिन आप और हम जब स्कूल में थे तब इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, पेंसिल्स बनाती है, कंपास बॉक्स बनाती हैं और ऑफ कोर्स अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स ये एजुकेशन रिलेटेड काम करती है। राइटिंग इंक्स बनाती है ये कंपनी और इनका कुछ करार भी है मेरे ख्याल से कुछ विदेशी कंपनी के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कवरेज नहीं है तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा यहाँ पर। लेकिन गौरांग, आप बिल्कुल मुझे स्कूल डेज ले गए वापस। मुझे भी याद आ गया वो अपना ज्योमेट्रिक बॉक्स ऑरेंज और येलो कलर का रहता था। राकेश सर, संजीव जी है आपके फैन, तो बताइए, एक तो इन्होंने एक सवाल पूछा कि फार्मा क्षेत्र से कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए जो आपको अच्छे दिख रहे हो मौजूदा बाजार में, और कैमलिन फाइन साइंसेस क्या कहेंगे, खरीदारी करनी चाहिए इसे? पहले तो प्रियंका इनका धन्यवाद दूंगा और दूसरा जो इनका प्रश्न है कैमलिन फाइन साइंसेस पर जो प्रश्न है, देखिए ये स्टॉक NSE पे तो बाद में लिस्ट हुआ है, बट BSE पे अगर आप देखें तो 12.5 रुपए से एक बहुत बड़ी रैली टूवर्ड्स 115 रुपए तक की दिखा चुका है। इन स्तरों पे अगर ये निवेश के नजरिए से पोजीशन लेते हैं तो मुझे उचित नहीं लगता है। ट्रेडिंग का अगर नजरिया हो तो गिरावट में स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 80-84 एक अच्छा बेस है, बट निवेश वाला स्टॉक मुझे चार्ट देख के नहीं लगता है जिन स्तरों पे ये ट्रेड कर रहा है। बट अगर 10-12 रुपए की गिरावट आती है तो स्टॉक में ट्रेडिंग पोजीशन ली जा सकती है, 80 रुपीज के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा टेक्निकली मुझे लगता है। और अगर साल से 1.5 साल का नजरिया बनाते हैं तो ऊपर में 135-140 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो इनका प्रश्न है, कुछ छोटा स्टॉक फार्मा स्पेस से जो आगे चल के मल्टीबैगर बने, एज ऑफ नाउ ऐसा कोई छोटा स्टॉक फार्मा स्पेस में रह नहीं गया है, एक्सेप्ट फॉर स्टॉक्स लाइक मोरपेन लैब जो कि छोटे स्टॉक्स हैं। बट चार्ट देख के ऐसा नहीं लगता है कि उसके अंदर कोई, इन स्टॉक्स के अंदर कोई बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अगर ये लो प्राइस स्टॉक्स में कोई एक मल्टीबैगर आइडिया ढूंढ रहे हैं तो एक जी मीडिया इन स्तरों पे काफी अच्छा लगता है। एंड एज अ डिस्क्लोजर, जी मीडिया को हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करा हुआ है बाइंग करने के लिए। मौजूदा स्तर 24-25 के अराउंड ये साल 1.5 साल का नजरिया बना के जी मीडिया में निवेश कर सकते हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया कि हम गौरांग शाह से इजाजत ले। गौरांग, धन्यवाद समय निकालने के लिए। कोई डिस्क्लोजर?
बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपका भी। जिन शेयर्स के बारे में हमने आज बात की और हमने हमारी राय आपके सामने रखी, वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। तो गौरांग शाह से हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन हमारे दूसरे एक्सपर्ट राकेश बंसल बने हुए हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे राकेश बंसल की फटाफट सलाह स्टॉक फटाफट में। बाजार की नजर संसद के शीतकालीन सत्र पर लगी हुई है, और अगर इस सत्र में जीएसटी बिल पास हुआ तो आप ऑप्शन में कैसे कमाई कर सकते हैं, जानते हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद में किस स्ट्रैटेजी से मुनाफा कमाया जा सकता है, बताइए। बाजार में मजबूती बनती दिख रही है, और मजबूती इस बात को लेकर बन रही है कि जीएसटी बिल को लेकर शायद इस सत्र में कोई बात आगे बढ़ती दिखे और ये बिल पास हो जाए। फर्ज करें जैसा बाजार इस वक्त मानकर चल रहा है और आगे बात बढ़े और बिल पास हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि बाजार में तेजी होगी, और इस तेजी को ट्रेड करने का तरीका है ऑप्शंस के जरिए। और ऑप्शंस के जरिए जो हमने रणनीति बनाई वो आपको बता दूं। 8000 के लेवल का कॉल ऑप्शन इस वक्त आपको खरीदना है। उस कॉल ऑप्शन का दाम है 130-131 रुपए के आसपास, लेकिन इसकी कॉस्ट कम करने के लिए आप बेच दें 2 कॉल ऑप्शन ऊपर की प्राइस के, और वो होंगे 8300 के। और 8300 का एक कॉल इस वक्त 33 रुपए चल रहा है, यानी कि 2 कॉल्स आप बेचेंगे तो 66 रुपए आएंगे। नेट 131 रुपए आप दे रहे हैं, 66 रुपए आ रहे हैं, 64-65 रुपए के आसपास की आपकी कॉस्ट आई इस रणनीति में। अब होगा ये, अगर निफ्टी इस महीने इस सीरीज में 8064 और 8300 के दायरे में रहे, तब तो आपको मुनाफा होगा। 8064 के नीचे आया तो मैक्सिमम जो नुकसान आपको हो सकता है वो हो सकता है 64 रुपए का। लेकिन 8300 के आसपास निफ्टी पहुंच गया, जैसा कि जीएसटी बिल पास होने पर लोग अंदाजा लगा रहे हैं 300-350 पॉइंट की तेजी यहां से बन सकती है, और अगर वैसा होता है तो आपको 200 रुपए का मुनाफा होगा। तो रिस्क कितनी है? 64 रुपए। मुनाफा बन सकता है 200 रुपए का। अब अगर 8300 के पार निफ्टी निकल जाए तो फिर दिक्कत है, और दिक्कत इसलिए कि आप एक कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं और 2 कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं, और जब आप कॉल ऑप्शन बेचते हैं और तेजी हो जाए तो आपकी रिस्क अनलिमिटेड हो जाती है। तो ऐसे में हम सलाह क्या दे रहे हैं कि 8300 का लेवल जैसे ही आए निफ्टी पर मुनाफा वसूली कर लें, 200 रुपए का मुनाफा ले लें और इस स्ट्रेटेजी को आप खत्म कर दें, क्योंकि 8300 के पार और निकल गया तो फिर आपके रिस्क खुलना शुरू हो जाएगी और नुकसान हो सकता है। लेकिन 8064 और 8300 के बीच में निफ्टी रहा तो आप मुनाफा कमाएंगे। अब दिक्कत एक ही है कि अगर बिल पास ना हो और 8064 के भी नीचे निफ्टी रहे इस सीरीज में, उसके ऊपर न जाए, तब आपके लिए मैक्सिमम रिस्क या ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान हो सकता है वो सिर्फ 64 रुपए का है। तो 64 रुपए की रिस्क लेकर 200 रुपए तक का मुनाफा कमाने की ये एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है निफ्टी में ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर, कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करके। लेकिन ये याद रहे कि 8300 के पार जैसे निफ्टी निकले आप इस रणनीति को बंद कर लें, मुनाफा वसूल कर लें, और उसके बाद ताकि आपकी रिस्क, आपकी जोखिम खत्म हो जाए। शुक्रिया अनिल जी इस स्ट्रैटेजी के लिए, और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, ऐसी दिलचस्प और आपके फायदे की बात अनिल जी लेकर आते रहेंगे। और अब रुक करते स्टॉक्स फटाफट का। राकेश बंसल मेरे साथ हैं आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। पहला सवाल मयूर मेहता का सूरत से, जानना चाहते हैं बीईएमएल में क्या करें, 500 शेयर 160 रुपए की खरीद। काफी बेहतरीन खरीद है, मैं इनको राय दूंगा लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन में बने रहना चाहिए। किशोर साठे के पास है बीईएल के 60 शेयर 1214 में खरीदा था, होल्ड या सेल? प्रियंका क्लियरली होल्ड करना चाहिए, 6 से 8 महीने का नजरिया बना के होल्ड करना चाहिए। अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। अहमदाबाद के उमेश मेहता जानना चाहते हैं सन टीवी 100 शेयर 440 रुपए की खरीद। प्रियंका पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टॉक काफी अच्छा लगता है और लगता है कि एक अच्छी रैली मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकती है। आशुतोष जानना चाहते हैं पीएनबी जिल्स 2000 शेयर 26 रुपए 90 पैसे पर खरीदा था। प्रियंका अच्छा डिविडेंड मिलता है, लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन में बने रहना चाहिए। पटुंडा के रमन सिंगला आईओबी 500 शेयर 188 रुपए पर खरीदारी की थी। प्रियंका काफी ऊपर की खरीद है, काफी बड़ा लॉस है, पीएसयू बैंकिंग में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो पोजीशन को होल्ड करें, एक बार अच्छा पुल बैक आ जाए तब पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए। मेरठ के गगन चौहान भारतीय एयरटेल पर राय चाहते हैं 250 शेयर 402 रुपए 30 पैसे की खरीद।
प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है अभी तो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। नीचे में एक अच्छा बेस बन रहा है और आने वाले समय में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। शालिनी वर्मा जानना चाहती हैं, बलरामपुर चीनी 200 शेयर 70 रुपए के पॉइंट पर खरीदारी की थी। देखिए प्रियंका, ये ट्रेडिंग स्टॉक है, नीचे में 60-62 रुपए के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तब पोजीशन से निकलना चाहिए, एल्स मुझे लगता है 87-88 रुपीज के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। चंडीगढ़ के प्रिंस के पास से इलाहाबाद बैंक के 1502 शेयर 128 रुपए में इन्होंने खरीदा था। प्रियंका, स्टॉक का एक अच्छा बेस बन रहा है 69-70 के अराउंड। मुझे ऐसा लगता है कि पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, एक अच्छी पुलबैक रैली इसमें देखने को मिल सकती है। पुणे के शैलेश कुलकर्णी के पास है फिनोलेक्स के 30,000 शेयर 120 रुपए में इन्होंने खरीदारी की है। प्रियंका, काफी समय से स्टॉक ने रैली नहीं ली है, बट गिरावट भी नहीं आ रही है और स्टॉक एक अच्छा बेस बना रहा है। 6 महीने में एक अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मुंबई से प्रशांत, इनका स्टॉक है GMR इंफ्रा 500 शेयर 26 रुपए 85 पैसे की खरीद। प्रियंका, मेरे को लगता है वर्स्ट ओवर है। अगर ये स्टॉक किसी भी मार्केट करेक्शन में 13-14 रुपीज के अराउंड मिलता है तो एवरेजिंग करके पोजीशन को होल्ड करें। आरके गोविंद के पास NMDC के 500 शेयर हैं 176 रुपए में उन्होंने खरीदारी की थी। प्रियंका, काफी ऊपर की खरीद है, उछाल पे बिकवाली की राय रहेगी। CK मोदी जानना चाहते हैं, स्पाइस जेट में क्या करें, 3500 शेयर 20 रुपए की खरीद। प्रियंका, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, मुनाफे को बांध लेना चाहिए। अगर एविएशन स्पेस में रहना है तो मुझे लगता है मौजूदा स्तरों पे जेट एयरवेज एक अच्छा विकल्प है एज कंपेयर टू स्पाइस जेट। राकेश जी, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। कई शेयरों पर आपने सलाह दी है सर, स्टॉक फटाफट में भी कई सारे शेयर शामिल थे, आपको डिस्क्लोजर। थैंक यू प्रियंका, जिन भी स्टॉक्स में बात करी है एक्सेप्ट फॉर जी मीडिया, कहीं भी मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। बाकी जो भी राय दी है सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। धन्यवाद। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम इनसे इजाजत ले रहे हैं, साथ ही में मुझे भी यही इजाजत दीजिए। सौदा आपका में आज मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार की हर अपडेट के साथ कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बहुत ही मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज रहे हैं और आज जब बाजार खुले तो हमने देखी थी कि बढ़त के साथ खुले थे, लेकिन अब उस बढ़त के पायदान से थोड़े से नीचे आ गए हैं बाजार। हालांकि हरे निशान में अभी भी सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। 34 अंकों की बढ़त हमें सेंसेक्स में दिख रही है। निफ्टी में भी हमें बढ़त ही दिख रही है, लेकिन बहुत ही फ्लैट है निफ्टी। मिड कैप सुबह से ही तेजी में थे, अभी भी तेजी बरकरार है। 48 अंकों की बढ़त के साथ मिड कैप शेयरों में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी भी एक मोमेंटम देने में कामयाब साबित हो रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि दो बड़े नंबर्स का इंतजार रहेगा। भारतीय बाजारों को आज जीडीपी के नंबर शाम को आएंगे और साथ ही कल आएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और क्या आरबीआई गवर्नर के पिटारे से निकलता है इसका इंतजार रहेगा, लेकिन हालांकि उम्मीद बहुत कम है। निफ्टी के कुछ शेयर्स जो आगे बढ़ रहे हैं, बजाज ऑटो में 2% से ज्यादा की बढ़त, टाटा मोटर्स में भी 1.5% से ज्यादा की बढ़त, मारुति सुजुकी भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। टाटा पावर, एल&टी, बैंक ऑफ बड़ौदा, भेल, इन सभी में हम तेजी के साथ कारोबार देख रहे हैं। तो बाजार का मूड जब ऐसा हो, क्लियर दिशा नहीं मिल रही हो तो क्या करना चाहिए, आपको यही सलाह हम लेकर आते हैं सौदा आपका में अपने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। मेरे साथ जुड़ गए आरके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट राकेश बंसल। नमस्ते राकेश जी, क्या करने की सलाह देंगे निफ्टी में? हमने सुबह की जो तेजी देखी थी, लग रहा था कि आज निफ्टी का मूड बहुत अच्छा है, लेकिन अब फिर से बहुत ही फ्लैट है निफ्टी, क्या करें? गुड मॉर्निंग प्रियंका, अगर आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी में एक ब्रेकआउट हमने शुक्रवार के सेशन में आते हुए देखा था और नीचे में देखें तो 7867, 7870 नीचे में एक अच्छा बेस है। मेरा ऐसा मानना है मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ऊपर में 8030 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्रियंका, इस समय आप मार्केट में देखें, सबसे पहले एक वीकेस्ट सेक्टर शुगर चला था। अगर अब आप देखें तो मार्केट के अंदर पीएसयू बैंक्स एंड एडीएजी पैक जो कि एक बड़ा अंडर परफॉर्मर थे, इनके अंदर भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। ब्रॉडर ट्रेंड देखें, निफ्टी, बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्लियरली अप है, बाइंग करके चलनी चाहिए मार्केट के अंदर और मुझे लगता है 8030 के लेवल ऊपर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो हम राकेश जी के सामने रखेंगे अपने दर्शकों के सवाल, लेकिन उससे पहले हम बातचीत करने वाले हैं लक्स इंडस्ट्रीज के सीएफओ अजय
पटोदिया से ये बाजार में नया शेयर शामिल हुआ है लक्स इंडस्ट्रीज का, और इसके सीएफओ अजय पटोदिया हमारे साथ हैं। लक्स इंडस्ट्रीज का कारोबार है, मैन्युफैक्चरर हैं ये इनरवेयर के, बड़ा बाजार का शेयर इनके पास भी है, इनके काफी सारे पियर्स भी हैं। लेकिन मिस्टर पटोदिया, स्वागत है आपका। पहला सवाल तो ये कि आप पहले से ही लिस्टेड हैं अहमदाबाद और कैलकाटा के स्टॉक एक्सचेंजेस में, फिर एनएसई की तरफ ये कदम क्यों बढ़ाया है, क्या प्लानिंग है सर? जैसे अहमदाबाद और कलकत्ता में जब से सेबी ने कंपल्सरी एग्जिट ऑर्डर दिया है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इन्वेस्टर को एक अपॉर्चुनिटी देनी थी, एक प्लेटफॉर्म देना था जहां पे वो एग्जिट कर सके या लिक्विडिटी देनी थी उन्हें। तो उसके लिए एनएसई से बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ नहीं था, तो हमने वो एनएसई पे लिस्टेड के लिए अपने को स्टेप लिया और आज वो एनएसई में लिस्टेड हो गए हैं। तो उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा इन्वेस्टर को और कंपनी को लिक्विडिटी भी होगी। आपके कारोबार के बारे में समझना चाहेंगे। आप मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं इनरवेयर के, तो ये मैन्युफैक्चरिंग आप खुद करते हैं या कैसे होती है? अपने थोड़े से बिजनेस के बारे में बताइए। देखिए, आज के दिन में अगर आप देखें तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और नंबर 1 एक्सपोर्टर है इनरवेयर में। तो और मैन्युफैक्चरिंग में हमारी जैसे प्रोसेसिंग में काफी स्टेप्स होती हैं, यार्न परचेज करते हैं, फिर वो नीटिंग होती है, उसके बाद उसको ब्लीचिंग किया जाता है और उसके बाद में वो फिनिश स्टॉक में आता है, फिनिश स्टेज में आता है, जो हमने डिस्पैच करते हैं। और अभी हम डानकुनी में अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं जहाँ पे ये कंसोलिडेट होगा, पूरा वेस्ट बंगाल में है। तो उससे काफी हम लोग को प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे और टर्नओवर टॉप लाइन ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी नेक्स्ट ईयर से। जी, लेकिन आपके जो मेरे पास जो डेटा है उसमें एक दिक्कत जो नजर आ रही है वो है डेट की। आपका जो डेट है आपके ही तरह की जो आपकी समकक्ष कंपनियां हैं उनके मुकाबले काफी ज्यादा है। तो इस डेट को कम करने के लिए क्या योजनाएं हैं और क्या करने वाले हैं आप? देखिए, अगर कोई ग्रोइंग कंपनी होती है तो उसमें डेट रहना लाजमी है। आज जैसे क्या है कि हमारी कंपनी एक्सपेंशन फेज में है, हमारा कैपिटल एक्सपेंशन है। तो एक बार जब ये कैपिटल एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो उससे जो हमें बेनिफिट होगा, हमारी एबिडिटा इंक्रीज होगी, हमारा टर्नओवर इंक्रीज होगा, टॉप लाइन ग्रोथ होगी और उस समय हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो भी ठीक हो जाएगा और टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ दोनों ठीक हो जाएगी। तो मेनली एक्सपेंशन के लिए हमारे ये लिया हुआ है डेब्ट रेशियो। जी, तो किस तरह के एक्सपेंशन हम देखेंगे आने वाले समय में मिस्टर पटोदिया? वी आर अंडर टू के प्रोजेक्ट एट डानकुनी इन वेस्ट बंगाल। तो वहां पे हमारे क्या है कि हम लोग क्वालिटी कंट्रोल भी कर रहे हैं। ये अराउंड 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें हमारे जैसे इन हाउस हमारी नीटिंग कैपेसिटी और कटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे और मेनली हमारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा वहां पे, जिसमें हम क्वालिटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपना, कि क्वालिटी हमारी और बेटर हो जाए और नई टेक्नोलॉजी यूज करके उसको रेट को कम से कम किया जाए, कॉस्ट कम से कम किया जाए। शुक्रिया मिस्टर पटोदिया हमारे वक्त निकालने के लिए और आगे के लिए। जी, आप कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी बात? हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये इन हाउस फैसिलिटी हम लोग कर रहे हैं तो इससे हमारे कॉस्ट भी काफी कम हो जाएंगे। तो आप हो सकता है कि FY17 में आपको बेटर पिक्चर मिलेगा। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। आपको शुभकामनाएं आगे के सफर के लिए। हमारे साथ है अजय पटोदिया, लक्स इंडस्ट्रीज के CFO की आज लिस्टिंग हुई है, बाजार में शामिल हो गया है लक्स इंडस्ट्रीज NSE में लिस्टिंग के बाद। मेरे साथ हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट हैं और अब गौरांग भी जुड़ गए हमारे साथ। गौरांग, गुड मॉर्निंग। लक्स इंडस्ट्रीज कैसी दिखती है आपको सर? क्या लगता है इस कंपनी के बारे में? हम देख रहे हैं इसी की तरह और भी कंपनीज है जिनमें हम अच्छी खासी तेजी देख रहे थे फ्राइडे के सेशन में, पेज, मैक्सवेल, रूपा, और इन सब के बीच में लक्स आपको कहाँ दिख रही है गौरांग? सुप्रभात प्रियंका। पहले तो कवरेज नहीं है इसके ऊपर तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी जब आप बात कर रहे थे मैनेजमेंट से तो जो भी बयान उन्होंने दिया है और जो भी सुधार लाने की कोशिश कर रहे थे वो डेट को लेकर के बैलेंस शीट पर, उम्मीद रखता हूं कि ये इसमें सक्षम होंगे। और जहां तक उनकी खुद की जुबानी हमने सुनी कि एक्सपोर्ट में नंबर 1 है ये, तो जाहिर है एक बहुत ही बड़ा मार्केट है।
आने वाले समय में अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और स्थानीय मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में सुधार होता हुआ दिखता है और डेट को लेकर के परिस्थिति में सुधार होता है तो शायद हम इस पर कवरेज निकालेंगे। फिलहाल मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है। और पूरे इनरवेयर में अगर आप देखना चाहें प्रियंका, तो हमारी कवरेज एक समय पर पेज इंडस्ट्री पर रही थी काफी लंबे समय से, और जो भी लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए थे वो मुकम्मल हो चुके और उसके पश्चात एक रिव्यूड कवरेज हमने नहीं निकाली है। तो फिलहाल हम इस सेक्टर पर पॉजिटिव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कवरेज नहीं है, इसलिए हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। जी, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब मेरे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे आपके सवालों के जवाब का सिलसिला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुक करते हैं आपके सवालों का। कमल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कमल सिंह गाजियाबाद से। नमस्ते कमल, पूछिए अपना सवाल। कौन से शेयर है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं? मैडम IDBI हमें 75 के रेट में है जी। 75 शेयर हैं। 75 के रेट के शेयर हैं। 800 शेयर IDBI बैंक के 75 रुपए आपकी खरीद का भाव रहा है कमल। और आप किस प्लानिंग से इसको आपने खरीदा था? लंबी अवधि के लिए या ट्रेडिंग का नजरिया है? जी, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा। शुक्रिया हमें फोन करने के लिए। कमल सिंह का सवाल रखते हैं गौरांग के सामने। गौरांग जी, IDBI बैंक लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं। कमल, क्या सलाह देंगे आप सर? प्रियंका, मैनेजमेंट लेग को लेकर के बदलाव और सरकार की तरफ से कोशिश परिवर्तन लाने के लिए बैंक में जिस तरीके से कामकाज हो रहा था, और अगर आप तुलना करें पूरे बैंकिंग सेक्टर में इस जैसी बैंक में और इस बैंक की, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर्स आपने देखा था। लेकिन इस बदलाव के बाद, इस कोशिश के बाद मेरे ख्याल से बेहतर के लिए परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हालांकि जो स्तर पे इन्होंने निवेश किया और मौजूदा स्तर है, एक अच्छा खासा मुनाफा इनको बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन इनको मैं एक राय दूंगा, मेरे ख्याल से 800 शेयर है इनके पास, ऊपर की तरफ के दायरे में, और थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, 5-10% ऊपर की तरफ के दायरे देखने मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत मुनाफा बांध ले ताकि इनका जो निवेश का स्तर है वो काफी नीचे आ जाएगा। और जैसे जैसे तिमाही दर तिमाही नतीजे आएंगे, मेरे ख्याल से इस बदलाव के कारण वो नतीजे काफी बेहतर हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको शेयर के दामों में भी इजाफे देखने मिलेंगे। लेकिन करीबन 100-110 के आसपास अगर पहुंच जाता है तो आधा मुनाफा बांध ले और आधे में बने रहे। ओके, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पर सलाह दे रहे हैं आपको। और ध्यान रहे कि हमने आपको ये खबर दिखाई थी सूत्रों के हवाले से कि IDBI बैंक में स्ट्रैटेजिक हिस्सा बेचने के लिए बातचीत चल रही है। सरकार इसमें हिस्सेदारी बेचने की भी तैयारी कर रही है, और गौरांग भी इसी बात को जरूर हाईलाइट कर रहे थे यहाँ पर। और इसी के साथ अब वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट जानने का। सीधा चलते हैं हेमंत खई के पास। यहाँ बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है ITL में, और आइए देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, कौन से वो ट्रेडर्स हैं जो पैसा बना रहे हैं सबसे ज्यादा। जी हाँ, चैतन्य जायसवाल है, इनसे अब हम कुछ देर में बाद बात भी कराएंगे और पूछेंगे इनकी स्ट्रैटेजी। लेकिन आप देखिए, करीब करीब 280% के शानदार रिटर्न्स इन्होंने कमाए हैं। जानेंगे कौन से स्टॉक्स थे जिसमें इन्होंने पैसा बनाया। तो ये हैं अब तक के सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले मेंस। आइए देखते हैं वुमेन सेगमेंट में कौन अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। ज्योति खुशवाहा हैं, 240% के बेहतरीन रिटर्न्स इन्होंने भी कमाए। इनसे भी बात करेंगे कुछ ही देर में आगे और जानेंगे इन्होंने किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई, क्या बाजार को शॉर्ट किया था या लॉन्ग। लेकिन आइए देखते हैं कमोडिटीज में कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। और आप देखिए, अमिया देशपांडे हैं, 66% के रिटर्न्स ये भी कमा रहे हैं। बेहतरीन प्रदर्शन इनकी तरफ से भी देखने को मिला है। चैतन्य हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो अभी अभी हमने आपको बताया कि सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं इक्विटीज में। चैतन्य, स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको इस शानदार रिटर्न्स के लिए। ये बताइए कौन से स्टॉक्स थे जहां पर आपने लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाई जिससे आपको फायदा हुआ? सर धन्यवाद। सबसे पहले सर मैंने UPL में मैं काफी काम किया है इस वक्त से। UPL में मैक्स इंडस्ट्रीज में
और वीडियोकॉन में भी अच्छा काम किया है। वीडियोकॉन में खबर आपको पहले ही पता थी क्या, ये बताइए? वीडियोकॉन में खबर तो नहीं थी सर, बट वो ऐसा स्टॉक है, वीडियोकॉन ऐसा स्टॉक है सर जो ज्यादा चलता नहीं है, मतलब ज्यादा डाउन याद है खबर आने से एक दिन पहले तक शुक्रवार को वो स्टॉक करीब 133 के आसपास था, अचानक से गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, यानी जिसके पास पहले पोजीशन थी उसको फायदा हुआ होगा। वीडियोकॉन में आपने कैसे पैसा कमाया? हमने शॉर्ट सेल किया उसको। ओके, आपने इंटरडे में शॉर्ट सेल किया? हाँ, एक्चुअल शॉर्ट किया था। ओके, वीडियोकॉन मतलब ज्यादा चलता नहीं है वो स्टॉक, मैंने इसको काफी समय से ट्रेक कर रहा हूँ उसको मैं। पूरा मार्केट 9000 हो गया था जब भी उसने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बधाई हो आपको, आपने सूझबूझ के साथ रणनीति बनाई और आपको उसका पूरा लाभ भी मिला। चलिए ज्योति भी है हमारे साथ, हमने आपको अभी अभी बताया ज्योति ने भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है अब तक। ज्योति, स्वागत है आपका भी CNBC आवाज पर, और आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बधाई इस शानदार प्रदर्शन के पीछे। ये बताइए, लॉन्ग में ज्यादा पैसे बने या शॉर्ट साइड में? थैंक यू, शॉर्ट में पैसे बने हैं। हमने लवेवर में काम किया था, बर्जर पेंट और यूपीएल में दोनों ने काफी अच्छा प्रॉफिट गेन किया। तो यूपीएल में दोनों ही साइड्स के ट्रेड लिया आपने क्या? नहीं, शॉर्ट पे थे हम। शॉर्ट की साइड आपने यूपीएल में पैसा बनाया। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो एक बार फिर से आप दोनों को ही इस बेहतरीन रणनीति के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाई और इन्होंने मोमेंटम ट्रैक किया और वहां पर पोजीशंस बनाकर फायदा कमाया। चलिए लेते हैं इस नोट पर छोटा सा ब्रेक। प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है जो लेकर आएंगी सवाल आपका।